नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज नरेंद्र मोदी ही नहीं और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, देश के ऐसे बहुत सारे ग्रुप, व्यक्ति, उनके इंस्टीट्यूशन, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और फिर एक जो गहरी साजिश चल रही है, उस साजिश को हमारे किस देश ने नाकाम कर दिया और आज वो अपनी मित्रता का थोड़ा बहुत तो सबूत दे रहे हैं। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा बहुत तो सबूत दे रहे हैं। मैं हालांकि बहुत पहले 2020-21 में क्यूबाई अकेला नेटवर्क था जिन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री को आगाह किया था कि आपको ये ट्रैप में फंसाएंगे और आप उस ट्रैप में बिल्कुल फंस गए। आज जो फलितार्थ देखने को मिल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री को फंसाने की पूरी साजिश थी और उसे फंसा दिया गया। मैं सिर्फ थोड़ा सा रेफरेंस आपको दे रहा हूं कि एक ऐसे दुधारी तलवार पे मोदी को लाके खड़ा कर दिया माफियाओं ने, जिस दुधारी तलवार पे अगर मोदी चलते हैं तो पैर कटता है और अगर उससे नीचे कूदते हैं तो खाई नजर आती है। मतलब एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं। और इसके इसका पूरा जो षड्यंत्र था ये वर्ल्ड वाइड था, जिसमें दुनिया के अन्य देशों को भी भुगतना पड़ा, लेकिन दुनिया के अन्य देश तो उसमें मिलजुल करके जैसे तैसे निकल रहे थे। भारत से जो अपेक्षा थी वो शायद भारत समझ नहीं पाया और तब क्यूबाई बकेला नेटवर्क था जो प्रधानमंत्री को अपने तरीके से कोशिश कर रहा था, उन तक संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश की, मेल किया, पीएमओ में भेजा, अलग अलग तरह से भेजा। आज वो सारी बातें हमारे प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उन सारी बातों पर अमल कर रहे हैं। अमल ही नहीं कर रहे हैं, लाल किले के प्राचीर से घोषणा कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के बड़े जो मुखिया हैं संजीव सान्याल साहब, उन्होंने उस वक्त भी थोड़ा संदेश जताया था जब हम लोगों ने लगातार पीएमओ में मेल भेजने का काम किया। तो पीएमओ तक हम सूचना तो पहुंचा रहे थे, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ना जाने हर तरफ से ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और वो ब्यूरोक्रेसी, सत्ता तो बदल गई लेकिन इनके संस्कार नहीं बदले थे। मोदी ने पॉलिटिकल बदलाव तो किया, लेकिन जो संस्थागत बदलाव मोदी जी को करना चाहिए था, उसमें थोड़ा वक्त लगता और अब जाकर के धीरे धीरे मोदी जी उन सारी बातों को समझे जिसके तरफ हम इशारा कर रहे थे। और वो दौर था मित्रों कोविड का, जिसमें मोदी जी को फंसाया गया। आज अगर उस दौर में थोड़ा-सा मोदी अलग होकर के चलते रहते, तो आज शायद ट्रंप से हमारा वो रिश्ता, ये रिश्ता तो कम से कम बिल्कुल नहीं होता। खैर, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे, बहुत सारे लोग नाइत्तेफाकी रखेंगे, उस पर आज जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बीत गई, सो बात गई। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा, मजबूती के साथ। अगर थोड़ी बहुत गलतियां हुई भी होंगी, उसे दरकिनार करके हमें प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री निशाने पर है और उसके सहारे हमारा देश निशाने पर है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, हमें अपने देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा और किसी भी सूरत में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं। उनके एजेंडे पे भारत की बर्बादी है और सामने में नरेंद्र मोदी का चेहरा है। उनको लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री लगातार बने रहे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। और जो बात क्यूबाइब ने 2020-21 में कही थी आत्मनिर्भर भारत के लिए, उन सारी बातों पर प्रधानमंत्री अमल करना शुरू कर चुके हैं और उस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। मित्रों, प्लानिंग क्या है? बहुत गहरी प्लानिंग है। 17 सितंबर को एक संदेश दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को और उसमें माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी कहा गया। संदेशा आया, जन्मदिन की बधाई थी उसमें, बधाई दी गई बड़ी मजबूती से और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। दुनिया के ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट राष्ट्राध्यक्ष थे, सबने नरेंद्र मोदी को बधाई दी। जाहिर है ट्रंप के भी तरफ से यह बधाई संदेश आया।
ट्रंप ने भी नरेंद्र मोदी को बधाई दिया, लेकिन उस बधाई के पीछे एक खेल चल रहा था और उस खेल को अंजाम दे रहा था एक बहुत ही फूहड़ किस्म का आदमी। लुटनिक नाम है उसका। ये लुटनिक व्यक्ति जो है, ये लुटनिक नाम का एक शख्स है जो बहुत ही थर्ड ग्रेड का इंसान है, दो कौड़ी का इंसान है। लेकिन आजकल वो ट्रंप के सलाहकार बने हुए हैं, फाइनेंशियल और न जाने क्या क्या सेक्रेटरी वेक्रेटरी सब बन गए हैं। बड़ा प्रभाव है उनका। वो लगातार साजिश में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लॉरा लूमर और लुटनिक, ये दो शख्सियत ऐसी हैं जिनकी भूमिका एक बड़े षड्यंत्र में शामिल हो रही है। और ये पूरा का पूरा तंत्र चल रहा था कि किसी भी तरीके से मोदी को निशाने पर लो, ताकि मोदी के खिलाफ विद्रोह का वातावरण देश में बने। वो कैसे? रणनीति देखिए। और आज मैं कुछ लोगों से के बारे में कहूंगा जिन्हें आप आइकॉन समझते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि वो देश के सेवक हैं, देश को सेवा दे रहे हैं। ये बात 2020-21 में भी हमने कही थी कि वो देश के सेवक नहीं हैं। वो हमारे साथ, अगर मैं बहुत ही हार्श शब्दों में कहूं, हालांकि बहुत ही कठिन शब्द है लेकिन मुझे उच्चारण करना पड़ रहा है, उसे अगर मैं कहूं कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिन्हें आप देश के रहनुमा मान रहे हैं, जिन्हें आप एम्प्लॉयमेंट जनरेटर मानते हैं, जिन्हें आप वेल्थ क्रिएटर मानते हैं, उन्होंने हमारे देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की, बहुत बड़ी। और आज हमारा देश उसकी कीमत चुका रहा है मित्रों। प्रधानमंत्री को संदेश दिया गया, जन्मदिन की बधाई दी गई और उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किया गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था कि जो भी भारत के लोग या दुनिया भर के जितने भी लोग हैं अमेरिकी कंपनियों में जो काम कर रहे हैं, खास तौर से टेक्नोलॉजी कंपनियां, उनमें जो भी काम कर रहे हैं, उनको अब जो वर्क वीजा है उनके लिए $1 लाख चुकाना पड़ेगा। या तो कंपनी चुकाए या वो एम्प्लॉय चुकाए। अगर एम्प्लॉय चुका देता है तो कोई बात नहीं है, एम्प्लॉय तो चुकाने से रहा, तो जाहिर है कंपनी को चुकाना पड़ेगा। और कंपनी को अगर $1 लाख चुकाना पड़ेगा किसी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, किसी विदेशी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, तो जाहिर है वो हायरिंग से बचेगा, क्योंकि 88 लाख रुपए छोटे अमाउंट नहीं होते हैं। एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए आप 88 लाख रुपए किसी को अदा करें, सरकार को देना पड़े, तो ये एक प्रकार से कंपनी के लिए मुश्किल काम है। और ये आदेश जैसे ही आया, भारत का एक महत्वपूर्ण सेक्टर जिसे आप आईटी सेक्टर कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर कहते हैं, उसमें कोहराम मच गया। रातों रात जो लोग, और उसमें वक्त भी इतना कम दिया गया, 21 सितंबर का वक्त दिया गया। 17 सितंबर को देखिए वो आदेश संदेश देते हैं बधाई का, और 21 सितंबर डेडलाइन फिक्स करते हैं कि जो भी एम्प्लॉय हैं विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, आईटी कंपनियों में, वो 21 सितंबर तक अगर अमेरिका लौट जाते हैं फिर तो उन्हें पैसे नहीं लगेंगे। माफ कीजिएगा। लेकिन अगर 21 सितंबर के बाद वो अमेरिका लौटते हैं तो उन्हें 88 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। इतना क्रूर निर्णय, इतना क्रूएल डिसीजन ये लुटनिक जैसा व्यक्ति ही करवा सकता है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे सिग्नेचर कर दिया, कोहराम मच गया। बड़ी कंपनियां मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय को फौरन आदेश दिया कि आप जहां भी हैं आधे घंटे के अंदर में सारे कार्यक्रम को कैंसिल कीजिए और अमेरिका वापस आइए। हालांकि अभी जो स्थिति है उसमें बहुत बदलाव आया है, लेकिन बदलाव आया कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। और इसका उद्देश्य ये था कि आईटी सेक्टर में कोहराम मचे, और आईटी में आप हैरान हो जाएंगे, भारत का जो रेवेन्यू शेयर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों से जो पैसे भारत कमाता है उसका 60% शेयर अमेरिका से आता है और 25% शेयर यूरोप से आता है। मतलब 60% जो इनकम था भारत का
वो खत्म हो जाएगा अगर ये 88 लाख रुपए उन कंपनियों ने नहीं चुकाए अपने एम्प्लॉय के लिए। जाहिर है ये एक ऐसा निर्णय था, ड्रैकोनियन जिसको आप कह सकते हैं, खतरनाक निर्णय, जिससे कि भारतीय जनमानस में एकाएक कोहराम मच जाए, क्योंकि उनकी नौकरियां चली जाएंगी और दूसरे एम्प्लॉयमेंट हो नहीं पाएंगे, दूसरी नौकरी नहीं आएगी। और ये इनका जो थर्ड क्लास का जो नैरेटिव है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का, ये मागा की वजह से बहाना बनाया मागा का, लेकिन निशाने पर भारत था, क्योंकि 60% आईटी सेक्टर्स में जो सर्विस देने वाले एम्प्लॉय हैं वो भारतीय हैं। और ये जानबूझ करके इस तरह का मास्टर स्ट्रोक किया गया उनके तरफ से कि इस जोल्ट को शायद मोदी और भारतीय अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सके। कैसे मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने और कुछ संस्थाओं ने भारत के साथ बड़ी गद्दारी की, उसका भी मैं अभी विवरण आपको दूंगा, जिसको अब शायद नरेंद्र मोदी समझ गए हैं कि इतना बड़ा खेल हुआ पिछले 25-30 वर्षों में। मित्रों, आईटी सेक्टर एक इतना बड़ा सेक्टर इमर्ज किया जिसने एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग तैयार कर दिया भारत में। सिर्फ मामला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बूम का नहीं था, उससे रिलेटेड जितने और इंडस्ट्रीज थे उसमें बड़ा बूम आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर एक सेक्टर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको लेकर के, जैसे अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होगी साहब तो कंप्यूटर की बात होगी, तो फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर भी बनेगा, लैपटॉप भी बनेगा, मोबाइल भी बनेगा, फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, उसमें ग्रोथ होगा। तो जो सब्सिडियरी जो कंपनियां हैं वो उसमें और भी ज्यादा ग्रोथ होगा। और इसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करनी, इंजीनियर बनना है और खास तौर से कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बनना है, जिसकी जिसकी भागीदारी लगभग 60-70% है, अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए कॉलेजेस नहीं है। अगर 4-5 जो बड़े आईआईटीज हैं उसको छोड़ दें तो डिमांड बहुत ज्यादा हुआ। और डिमांड जैसे ही पिछले 25 वर्षों में 25 से 30% के हिसाब से ग्रोथ था आईटी सेक्टर्स में, तो जैसे ही ये 25-30% का ग्रोथ दिखने लगा तो पढ़ाई के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एग्जिस्टेंस में आने लगे। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजों का की बौछार हो गई, बाढ़ आ गई पूरे देश में। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, माँ बाप को लग रहा है कि हमारे बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं और उनको नौकरी मिल रही है। और खास तौर से वो बच्चे जो फॉरेन जाकर के सेटल करना चाहते थे, पढ़ाई करना चाहते थे या वहां नौकरी करके सेटल करना चाहते थे, उनमें तो आप समझिए कि उनका ख्वाब पूरा होने का दिन आ गया था। और ये जो पिछला 1998 से लेकर के आज तक जो बूम आया इस सेक्टर में, उसने पूरे भारत में एक नियो मिडिल क्लास तैयार किया। अब ये नियो मिडिल क्लास जो है उसमें, जिसमें कि आईटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसने न सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज और ये लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, इसमें इजाफा किया, बल्कि इसने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इजाफा किया, इसने ऑटोमोबाइल को भी पुश दिया, इसने रियल एस्टेट को भी पुश दिया, इसने कंज्यूमर प्रोडक्ट को भी पुश दिया। क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो इनकम जनरेशन होता है, और फिर जब इनकम जनरेशन होता है तो कंजम्पशन बढ़ता है, और फिर जब कंजम्पशन बढ़ता है तो फिर सप्लाई चेन बढ़ता है, और जब सप्लाई चेन बढ़ता है तो सप्लाई और डिमांड दोनों रेज होता है। इसका मतलब है सप्लाई बढ़ने का मतलब है कि डिमांड रेज हो रहा है, और जब डिमांड रेज हो रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है। सप्लाई और डिमांड का अगर लगातार वो अपवर्ड ट्रेंड है, इसका मतलब है कि इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई, डिमांड, अगर सब ये चारों फैक्टर्स अपवर्ड ट्रेंड्स में है तो इकोनॉमी फ्लरिश करेगा। और यही कारण हुआ कि भारत पिछले 20-25 वर्षों में फ्लरिश तो किया, लेकिन ये एक शर्त पर किया, और शर्त आज हमारे मोदी जी के लिए सबसे बड़ा हर्डल बन करके आया है मित्रों। आज अगर सिर्फ ये शर्त न होती, ये हर्डल न होती, तो ट्रंप की औकात नहीं थी इस तरह के ड्रैकोनियन निर्णय लेने की, और मोदी को आंख दिखाने तक की ये हिम्मत नहीं कर पाते अगर
ये हालत नहीं होती। हालत क्या थी मित्रों? अब सुनिए। हमने अपने इंजीनियर्स को आउटसोर्सिंग के लिए एक ऑपरेटर बना दिया। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या पढ़ाते थे जो 1980 1998 में पढ़ाया जाता था? मतलब हम सिर्फ कंप्यूटिंग करना सिखलाते थे, ऑडिटिंग करना सिखलाते थे कि आप जाओ कंप्यूट करो, जो सॉफ्टवेयर है उसमें भरो डाटा। डाटा ऑपरेटर हमने बनाना शुरू कर दिया। और इस बनाने का काम किस किसने किया? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये देश के सेवक नहीं है। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, धोखा किया है। अगर उस वक्त ये अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते और हमारा सब कुछ तैयार हो गया होता, तो ट्रंप आज हमारी तरफ आंख नहीं दिखाते, हमारे इंजीनियर ऑपरेटर नहीं बनते। हमने ऑपरेटर्स तैयार किए, हमने डॉक्टर्स तैयार किए, उनको एक्सपोर्ट किया। हमने इंजीनियर तैयार किए, उनको नासा तक में एक्सपोर्ट किया। विभिन्न जो कंपनियां आईटी सेक्टर्स की कंपनी है उनमें एक्सपोर्ट किया। लेकिन हमने अपना कुछ नहीं बनाया। हमारे सारे इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट सबने एक ऐसा मैन पावर तैयार किया जो सिर्फ एक्सपोर्ट की निगाह से तैयार किया गया था और लिमिटेड नॉलेज को ध्यान में रख करके ट्रेन किया गया था और उसको ट्रेन करके हमने एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन 25 वर्षों में जो पूरा टेक्नोलॉजिकल बूम आया, उस बूम का लाभ भारत ने अपना टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने में नहीं लगाया। और अब मोदी जी को यह बात समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन इन लोगों ने, ये जो हमारे सो कॉल्ड बड़े इन्फोसिस, चमकता हुआ इनका कैंपस आप देखेंगे, बैंगलोर से लेकर के हमारे नोएडा में हमारे दफ्तर से महज 2 मिनट की दूरी पर चमकता हुआ दफ्तर बन रहा है। 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट की दूरी पर चमकता हुआ दफ्तर बन रहा है इनका। पुणे में, मुंबई में, ये टीसीएस का हमारे दफ्तर से महज 5 मिनट की दूरी पर सबसे बड़ा कैंपस पूरे भारत का है, टीसीएस का, विप्रो का। इन सारे कंपनियों ने क्या किया? इन सारी कंपनियों ने 25,000, 50,000, 30,000, 35,000, 40,000, मतलब मिडिल लेवल के जो एम्प्लॉय हैं उसमें थे। लाख रुपए कमाने वाले, 1.25 लाख रुपए कमाने वाले, 2 लाख रुपए कमाने वाले की संख्या कम थी। लेकिन ये 25, 30, 35 मैक्सिमम ऐसे लोगों की इन्होंने भरमार कर दी। और आप हैरान हो जाएंगे मित्रों, अभी टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया है, मतलब उसकी छटनी कर दी है। और वो 12,000 एम्प्लॉय किस कैटेगरी के हैं मालूम है आपको? वो 12,000 एम्प्लॉय हैं कम से कम 15 से 20 वर्षों का, संभवतः ऐसा कहा जा रहा है। मैंने पूरा डेटा नहीं देखा है, लेकिन जो मैंने थोड़ा शोध किया उसके हिसाब से बता रहा हूं, कम से कम 15 से 20 वर्ष का उनको अनुभव प्राप्त है। अब वो 15 से 20 वर्ष वाले कहां जाएंगे? आप ही बताइए। 12,000 एम्प्लॉय को एक झटके में बाहर कर दिया, टीसीएस में बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास जो वो जो आउटसोर्सिंग का काम था, उधर वो कंपनियों ने कह दिया कि हम आपसे नहीं लेंगे, हम अपना बनाएंगे। अब हमारे मैन पावर को इस तरह से ट्रेन नहीं किया गया कि हमने अपना अगर सब कुछ बना लिया होता। क्या बना लिए होते आप? क्या बनाते आप? अब मैं बताता हूं क्या बनाते आप। आप अपना अमेज़न बना लेते, ठीक है, फ्लिपकार्ट आपने बनाया है। आप अपना नेटफ्लिक्स बना लेते, आप अपना फेसबुक बना लेते, आप अपना गूगल बना लेते। 140 करोड़ आबादी, 3.5 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए, ये सारी बड़ी कंपनियां हमारे यहां से कमा के ले जा रही हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा 45 से 50,000 करोड़ रुपए, ये जो 4-5 बड़ी कंसल्टेंसी कंपनियां हैं, जिसको टेक कंपनी कहते हैं और एक्सपर्ट हैं ये कंसल्टेंसी देने में, और सारी विधाओं के लोग हैं उसमें। एमबीए प्रोफेशनल भी हैं, आईटी प्रोफेशनल भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, और एमबीए प्रोफेशनल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ये सारे हैं। और उसमें साइंस बैकग्राउंड के भी हैं बहुत सारे लोग। ये सारे रिसर्चर हैं, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन है।
कौन कौन है साहब? ये केपीएमजी हो गया, ये डेलॉयटी हो गया, ये जेपी मॉर्गन हो गया। ये सारी कंपनियां हमारे यहां से 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए कमा के ले जाती हैं। मैंने कहा ना तब, और उस वक्त में 2020-21 में कहा करता था कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पीएचएफआई, ये मनमोहन सिंह के जमाने में बनी थी मित्रों, और वहीं से ये पूरा घालमेल शुरू हुआ। हमें आजादी जब मिली तब से लेकर आज तक, आप एच व्हीलर करके एक कंपनी है जो इंडियन रेलवे पे प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे मैगजीन के स्टॉल हुआ करते थे। ये एच व्हीलर कंपनी इंग्लैंड की कंपनी है साहब। भारत में लगभग 4,000 कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां 4,000, स्विस कंपनियां 2,000, ब्रिटिश कंपनियां 3-4 हजार, जर्मन कंपनी, फ्रेंच कंपनी, इन कंपनियों का तांता लगा हुआ है। वो सारी कंपनियां हमारे यहां काम कर रही है, और हमारे देश की जो कंपनी है वो उनके लिए आउटसोर्सिंग का काम कर रही है। वो फ्रंटमैन के रूप में काम कर रही है, एक प्रकार से दलाली कर रही है मित्रों। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते। कोविड के दौरान आप हैरान हो जाएंगे, फेसबुक ने 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया रिलायंस में। किस बात के लिए? क्योंकि उस वक्त मुकेश अंबानी के सुपुत्र आए थे विदेश से पढ़ करके, बड़े पुत्र, और उनको दिमाग में थी कि शायद हम अपना फेसबुक लेके, वो फेसबुक लाने वाले नहीं है, उनको कोई अकल नहीं है, वो लाते भी नहीं, क्योंकि वो तो फ्रंटमैन के रूप में काम करते हैं, कोई जनरेटर नहीं है। दे आर ट्रेडर्स, इनफैक्ट ट्रेडर्स। और आज मुझे बड़ी भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि इन ट्रेडरों ने हर तरह के गलत धंधे को अपना करके अपना एम्पायर खड़ा किया। हर तरह के गलत धंधे को अगर साफ सुथरे तरीके से चलते रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऑपरेटर तैयार कर दिया। आज अपने पास भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भारत ने अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले लॉन्च किया था, 2006 में भी बना था भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, चलने नहीं दिया माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। माइक्रोसॉफ्ट के दलालों ने भारत सरकार में घुस करके भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने नहीं दिया। अपना हमने ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार नहीं किया, मतलब हमारे पास अपना कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है, हम अभी भी उसी कंपनी को देखते हैं। खैर, अच्छी बात क्या रही मित्रों, ये पूरी प्लानिंग थी कि भारत को झटके में लाया जाए और आईटी सेक्टर को तबाह किया जाए। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे मित्रों, मोदी को इस झटके से उबारने के लिए जो हमारा परंपरागत दुश्मन रहा है अब तक, जिसे हम आज तक कहते रहे कि हमारा दुश्मन है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया, और अब तो मुझे यह लगता है मित्रों कि ये जो नैरेटिव है कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भी पूरी तरह से प्लांट किया हुआ नैरेटिव है। दुनिया की दो बड़ी सभ्यता भारत और चाइना, इस दोनों को कभी सामने आने नहीं दो, मिलने नहीं दो, और ये दोनों दुनिया को एक तरफा कर सकता है। इसलिए इस दोनों के बीच में रिफ्ट क्रिएट करते रहो, और ये अमेरिकन और अमेरिकन मीडिया के स्टूज ने ये पूरा धंधाबाजी का खेल किया, और उसमें खास तौर से कम्युनिस्टों की बड़ी भूमिका थी। कम्युनिस्ट एक तरफ चाइना की बात करते थे, लेकिन उसको डूबियस कैरेक्टर तरीके से, वो जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है उसको वो भारत में लाना चाहते थे, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए। लेकिन चाइना को की अपनी परेशानी है, हम उनके इंटरनल मामले में नहीं पड़ेंगे, लेकिन चाइना के बाकी जो अच्छी बातें हैं उनके साथ हम राब्ता बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं संबंध को। चाइना ने क्या किया मित्रों, और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी को अगर ट्रंप की इस खतरनाक प्लानिंग से किसी ने बचाया है तो वो चाइना है और रसिया है। चाइना ने कैसे बचाया? चाइना ने फौरन जैसे ही ये उन्होंने ट्रंप ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और ये इंपोज कर दिया, फी हाइक कर दिया एम्प्लॉयमेंट के बदले में, तो चाइना ने कहा कि स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और मैनेजमेंट, स्टेम करके इसके लिए उन्होंने खास पॉलिसी बना दी, घोषणा भी कर दिया, और कहा कि हम ग्लोबल टैलेंट को बुलाते हैं अपने यहां। तो हमारे आईटी इंजीनियर्स को, हमारे आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, आईटी सेक्टर्स के और एम्प्लॉय को, चाहे वो एचआर में काम करने वाले हों, चाहे वो प्रबंधन में काम करने वाले हों,
उनको घबराने की जरूरत नहीं है। चाइना ने आपके लिए एक डोर ओपन किया है और आप और दूसरा, आपदा में हम अवसर तलाश सकते हैं। अगर ये आपदा आई है जिसके लिए हाई पावर मीटिंग हो रही है, जैसे ये जो कंसल्टेंसी कंपनियां हैं, उनको अब धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी की हाई पावर कमेटी फैसला ले रही है। उसी प्रकार से ये जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उनके ऊपर डिजिटल टैरिफ भी इंपोज करने की प्लानिंग हो रही है, जो हमारे यहां से लाखों करोड़ रुपए कमा के लेके जा रही है। आप देखेंगे कि हम लोग जिस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, इसमें हमारा 40 और 60 का रेशियो है। वो 40% वो ले जाते हैं, 60% हमें देते हैं, और उसके बाद टैक्स भी हमारे ही कोटे से कटता है। तो ये हालत है, इस तरह से वो पैसे यहां से बना रहे हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ, ये जरूर है कि ये जो व्यवस्था है उसमें हमारे जैसे या हमारे जैसे और बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा अवसर दे रहे हैं, जहां से आप मनी जनरेट कर पा रहे हैं। ये काम भारत भी कर सकता था, लेकिन भारत को नहीं करने दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी ने भारत के लिए जो डिससर्विस किया है, वो उसकी तुलना नहीं हो सकती। और हम लोगों को अगर नाराजगी थी अपने प्रधानमंत्री से, तो सिर्फ यही थी कि आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन जो मोल हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो आज भी कांग्रेसी मूल सत्ता को बर्बाद किए जा रहा है, डिपेंडेंट बनाया जा रहा है, और हम ग्लोबली डिपेंडेंट बन के रह गए। हम लंगड़े हैं, हम अपाहिज हैं, हम अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान पा रहे हैं। और इसीलिए आपके सामर्थ्य को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तब तक आपके ऊपर तलवार लटकती रहेगी, और तब ये आपकी बलि भी लेने की प्लानिंग करता रहेगा। इसलिए ये जो जिसको आप विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, जिसको आप महान समझते हैं, इन्होंने हमारे साथ कोई अच्छा काम नहीं किया है। हमारे इंजीनियर्स को इन्होंने पीरियोडिकली 15 साल में तो एक एक आबादी जवान हो जाती है। इन्होंने 2 पीढ़ियों के साथ अन्याय किया है। आज 12,000 एम्प्लॉई आज सड़क पर है। वो कहां जाएंगे? क्यों? क्योंकि ये आउटसोर्सिंग कर रहे थे। अगर ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे होते, तो आज हम दुनिया हमसे खरीद रही होती, और हम उनको नचा रहे होते अपने इशारों पे। क्यों? क्योंकि हम असली मैन्युफैक्चरर हम होते। इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये नंदन नीलकेनी आकर के बयान दे रहे हैं बड़ी बड़ी कि हमने रिसर्च इनोवेशन नहीं किया। अरे आपने तो माल बनाया, माल बना करके निकल गए आप। ये सब लोग माल बना बना करके निकल गए। इनके सीईओ के रियल एस्टेट में अमेरिका में इतने इन्वेस्टमेंट हैं, जहां से ये किराए खा रहे हैं। एक एक हजार, दो दो हजार फ्लैट हैं ये जो इन्फोसिस के बोर्ड मेंबर्स के अमेरिका में, जहां से ये किराए खा रहे हैं। लेकिन एम्प्लॉय को ये 25,000, 30,000 ये मिड लेवल पे किया, ऊपर के एक आध दो लोगों को दे दिया। 25,000, 30,000 पे ये धंधा करवाते थे। हमारे इंजीनियर्स को ऑपरेटर बना करके इन्होंने कभी इनोवेशंस में खुद को तैयार नहीं किया। सरकार से ये बात नहीं की कि ये देखिए टेक्नोलॉजी पे हम जा रहे हैं, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। आज रसिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। आज चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। आज उनके पास कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, उनका अपना है। आज उनका टिकटॉक अमेरिका में डिबेट का विषय बना हुआ है कि टिकटॉक के साथ हम काम करें या ना करें। टिकटॉक को और ठीक से एक्सप्लॉइट करने के लिए, टिकटॉक से निगोशिएशन करने के लिए 3 सदस्यीय कमिटी बनाई है ट्रंप ने, जिसमें एक मीडिया मुगल भी है जिसका नाम है मार्डोक। मार्डोक का बेटा जो है उस 3 सदस्यीय कमिटी में है, जो टिकटॉक से निगोशिएट कर रहा है। आप सोचिए, अगर हम अपना टिकटॉक के जैसा या फेसबुक जैसा या व्हाट्सएप जैसा कोई अपना सॉफ्टवेयर बना लिए होते, अपना ऐप बना लिया, ऐप ही तो है, वेबसाइट ही तो है। मैं आपको बताऊं, हमारे मित्र आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर हैं भास्करन रमन, उन्होंने कहा कि इसे बनाने में बहुत खर्च नहीं है, बस इसकी मार्केटिंग का काम है, किया जा सकता है। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि मैं उस दिशा में सोच रहा हूं। मैं उतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं सोच जरूर रहा हूं कि भारत का अपना अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जल्द से जल्द आना चाहिए। तो मोदी को इतना बड़ा जोल्ट दिया गया, इतना बड़ा। पहले तो 25 से 50% किया गया टैरिफ, और उसके बाद खास तौर से आईटी सेक्टर को निशाना बनाया गया कि भारत के मिडिल क्लास को तोड़ो, भारत के मिडिल क्लास को तोड़ो। फिर पहले टैरिफ जो बढ़ाया,
उसका असर पेट्रोल डीजल इसका करो भाई, रसिया से खरीदना बंद करो। तो हर तरह का विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है ताकि मोदी को विलेन बनाया जाए। मोदी विलेन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मोदी को पहचानने में थोड़ी देर जरूर हुई, और आज भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि अब सब कुछ आपके सामने में है। कोविड के दौर में जो बातें हुई वो अब आपको साफ साफ समझ आ रही होगी कि ये तंत्र कहां से चल रहा है। जियो पॉलिटिक्स को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है, और उसके साथ साथ अपने इंटरनल रिसोर्सेस को स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। जब हम मंगल ग्रह पे जा सकते हैं 489 करोड़ रुपए में, तो हमारी क्षमता, हमारे सामर्थ्य को कोई चुनौती दे नहीं सकता। आपको मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी, देश पूरा आपके साथ खड़ा है। ट्रंप को चाइना ने औकात दिखा दी, और फिर उसी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने कह दिया कि साहब ये नहीं चलेगा, उसको और समय दे दिया। जो विदेश से जो लौटने वाले लोग थे उनको समय दे दिया कि ठीक है कुछ दिन के बाद लौटिए, और फिर ये कहा कि 28 लाख रुपए आपको 1 साल के लिए नहीं देने हैं, लाइफ टाइम के लिए। परिवर्तन पहले ही 2-4 दिन में ही होश ठिकाने आ गए ट्रंप के। और ये ठिकाना चाइना की इस घोषणा से हुआ, और उनको डर लगने लगा कि अगर चाइना ने भारतीय टैलेंट को अपने तरफ ले लिया फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। उनको डर सताने लगा। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, आने जाने में भी सुविधा है, और क्या सिटीज हैं चाइना के साथ, क्यों जाएंगे हम न्यूयॉर्क? अगर हमें संघाई में कुछ मिलना शुरू हो गया, हम क्या करने जाएंगे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन? हमें कुत्ता काटा है क्या? डर सताने लगा ट्रंप को। फौरन ट्रंप का दिमाग ठिकाने आ गया, अरे बाबा अब तो बहुत बड़ी हमने गलती कर दी। तो फौरन हथियार डाल दिया और कहा कि नहीं 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 नहीं, हम 88 लाख रुपए लाइफ टाइम ले रहे हैं। पहले एनुअल कहा था, और अब कहा कि नहीं, अब लाइफ टाइम दे रहे हैं। तो आईटी इंजीनियर्स और आईटी सेक्टर्स के हमारे जितने दर्शक हैं, सुनने वाले, उनको विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आपदा में अवसर खुल रहे हैं। दो स्तर पे आपको काम करना चाहिए। एक तो नौकरी पाने के स्तर पे, और दूसरा आप खुद स्टार्टअप के रूप में आ सकते हैं, जिस पर सरकार बहुत मदद कर रही है। सरकार को देखिए, आप अगर नौकरी छोड़ करके आप खुद अपना कुछ खड़ा करेंगे तो आप कुछ लोगों को नौकरी देने की भी हालत में हो जाएंगे। तो अपने सामर्थ्य को पहचानिए, अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग कीजिए, और स्टार्टअप बन करके नई कंपनी बना करके आप दुनिया को चुनौती देने की हालत में भी आ सकते हैं। लेकिन यह निर्णय करता है कि आप कितने जिद्दी हैं। आपको थोड़ा सा जिद अपने अंदर लाना पड़ेगा, कुछ थपेड़ों को ध्यान में रख करके कि कुछ आएंगे, कुछ चुनौतियां आएंगी। उन चुनौतियों का सामना करते हुए अगर आपने खुद को स्टैब्लिश कर दिया तो आप सिकंदर हो जाएंगे। तो ये आपदा में बड़ा अवसर है, इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं है, उसमें अवसाद में जाने की जरूरत नहीं है, तकलीफ में जाने की जरूरत नहीं है। ट्रंप को मोदी ठिकाने लगाएगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए। ये मनमोहन सिंह नहीं है जो घिघियाने लगेंगे या गिड़गिड़ाएंगे। बस एक ही बात थी कि तब तक समझ में नहीं आई थी बात, 2020-21 में ही समझ लेना चाहिए मोदी जी को, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आई थी, गिरे हुए थे कुछ मोल्स से। लेकिन अब मोदी जी को सारी बात समझ में आ गई है। तो मोदी भारत के सामर्थ्य को झुकने नहीं देगा। मोदी आप सभी प्रोफेशनल्स के साथ पूरी तरह से खड़ा है, और आपकी नौकरी भी नहीं जाएंगे। ये आपकी नौकरी लेकर के असल में मोदी की बलि लेना चाहते हैं कि आप इनके खिलाफ हो जाए, आप इनके खिलाफ विद्रोह कर दे, देश में डीस्टेबलाइज किया जाए। फिलीपींस में भी मामला शुरू हो गया, अभी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस। आप हैरान हो जाएंगे देशों की औकात ये किस प्रकार के हमारे ट्रंप साहब की पागलपन है। फ्रांस के राष्ट्रपति के पूरे व्हीकल को रोक लिया अमेरिकी पुलिस ने, और उनको फोन करना पड़ा कि साहब मेरे मेरी गाड़ी को रोक लिया है इमानुएल मैक्रों को। और ये इमानुएल मैक्रों क्या कर रहा है साहब, ये फलस्तीन को अभी दे रहा है, कह दिया कि हम आपको देश के रूप में मान्यता देते हैं। इंग्लैंड ने भी दे दिया, अब अमेरिका नहीं दे रहा, अमेरिका चुप है, इजराइल भी चुप है। मोदी यूएन की मीटिंग में नहीं गए, शेर की तरह, बहुत बढ़िया, नहीं गए मोदी। और अभी ट्रंप ने यूरोपियंस को क्या कहा, ये पीपल आर कंप्लीटली गॉन,
भाई तुम्हारे देश का कोई मतलब नहीं, तुम लोग खत्म हो चुके हैं। सारे यूरोपियंस के लिए बोल रहा है ट्रंप कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वाकई में कोई औकात नहीं है। एक फ्रेंच प्रेसिडेंट की गाड़ी को अमेरिकी पुलिस रोक लेता है और कह रहा है कि मोटरकेड आ रहा है, अभी अभी ट्रंप का मोटरकेड आ रहा है, इसलिए आपको रोका गया है। ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। उनको फोन करना पड़ा कि साहब मेरे गाड़ी को रोक लिया है। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा कि भाई छोड़ दो, इमानुएल मैक्रों है। तो इमानुएल मैक्रों की ये हालत है, स्टारमर की ये हालत है। ये सभी अभी बुरी तरह से फंसने वाले हैं, क्योंकि ये जो लेफ्ट लेनियन इनका जो चल रहा है गवर्नेंस का मॉडल, ये सब इनका फेल करने वाला है। स्टारमर के बारे में देखिए एलन मस्क ने क्या कहा कि इसे जेल भेजो, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो अभी बहुत वोलाटाइल मामला है, और ये जो तूफान चारों तरफ चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी साजिश ये हो रही है कि एक जो पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री है पिछले 11 वर्षों से, उसको डिस्टेबलाइज करो। तो सबसे पहले मोदी की बलि ले लो, मोदी को हटा दो। और इसके लिए बार बार प्लानिंग हो रही है, चोट किया जा रहा है, लेकिन हर चोट से मोदी बाहर निकल के आ रहा है। इसलिए मैं अपने देशवासियों से भी अपील कर रहा हूं कि अभी विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं हो रहा है। जहां रिट्रेंचमेंट हो रहा है, उसके लिए भी भारत सरकार बड़ी मजबूती से कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। और जहां पर रिट्रेंचमेंट हो रहा है, उन कंपनियों को भारत सरकार को कहना चाहिए कि यह मौका नहीं है, आप लोगों को नहीं निकालेंगे। और अगर आपको कोई स्टिमुलस पैकेज चाहिए तो सरकार आपको मदद करेगी। आपको नौकरी से हटाना नहीं है लोगों को। इन सबको भारत सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि निशाना ये एम्प्लॉय नहीं है, निशाना आईटी सेक्टर नहीं है, निशाना तो मोदी है। उनको मोदी का सर चाहिए, एम्प्लॉय का सर नहीं चाहिए। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके कंसर्टेड एफर्ट में हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर के किसी उन्माद में ना फंसते हुए अभी इकट्ठा रहना है, एकजुट रहना है, और दुनिया की जितनी साजिश है उसको फेल करना है, उसको नाकामयाब करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस दिशा में सोचेंगे और अपने देश की सरकार के साथ खड़े होंगे और देश के सामर्थ्य को जगाने के लिए खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।